ओके, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन समझा। ठीक है, उसके लेक्चर देखे। मैंने टेस्ट क्यों नहीं लिया उसका। एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि आपने फॉलोअप क्यों नहीं लिया उसका, कि हमें आता कितना है। तो उसमें जो चीज़ें थी ना वो बहुत बेसिक की थी, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। ठीक है, जब मैं बाद में जब आपकी सीरीज एंड होगी ना, तो उसके एंड में आई टेक थ्योरी का पूरा एक साथ कवरेज, उसमें मैं फिर टेस्ट वगैरह उसके लूंगा। अभी जो जैसे अब जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। ये चैप्टर मैंने क्यों स्टार्ट किया कि समय डिस्कस करने वाला हूँ, फिर मैं चैप्टर के अंदर चला जाऊंगा। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। जब मैं थ्योरी की सीरीज करूंगा तो मैं उसमें ये भी इसकी थ्योरी भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, कवर तो सारी यही करूंगा मैं, लेकिन तब रिविजन भी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो यहां से टेस्ट भी शुरू होंगे। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा यू विल हैव योर टेस्ट। और जैसे जैसे हमारे आगे चैप्टर्स पूरे होते जाएंगे तो एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होता जाएगा, जैसे लाइक मटेरियल, फिर मटेरियल प्लस लेबर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, वो जिससे कि पिछला भी याद रहे। तो अगर नया चैप्टर फिनिश हो रहा है तो वो तो आएगा और पिछला जितना है वो भी आएगा। इतनी चीज समझ में आई। तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन का भी टेस्ट रोका हुआ है। एक तो ये मैंने क्लैरिटी दे दी। दूसरा, मैंने ये मटेरियल चैप्टर क्यों स्टार्ट किया है। आपके पास मटेरियल, लेबर एंड एक बहुत ही लेंदी ओवरहेड चैप्टर आएंगे, ये मैं सीरीज में स्टार्ट करूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक चैप्टर कराऊंगा कॉस्ट शीट। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट पहले करा देते हैं। व्हाट इज कॉस्ट शीट? वो सारे कॉस्ट के एलिमेंट्स जो आपने एक स्टेटमेंट में रखे हैं, एक रिपोर्ट फॉर्म में रखे हैं, टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा फॉर्मल हम पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। किसी भी चीज की कॉस्ट जो निकाल रहे हैं उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की जो आपकी कॉस्ट का ब्रेकअप है उसे कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो जब मैं उसमें मटेरियल तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेबर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, शुरुआत में आई कैन टेल यू कि ये सब स्टेटमेंट में आता है, आप कर लो। बट तुम्हें नहीं लगता अगर हम उनको इंडिविजुअली पढ़ के जाएं तो उन एलिमेंट्स को वहां हैंडल करना बड़ा इजी रहेगा। स्पेशली जैसे लेबर है, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वहां पे अगर वो कॉस्ट शीट का लेवल थोड़ा बढ़ा के पूछ लेते हैं तो तुम हैंडल तो कर पाओगे। तो एबीसी पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, सीधा आप तुम वर्ड लिखना शुरू कर देते हो। समझ रहे हो ना? विच इज वाई इंस्टीट्यूट ने भी इनको पहले समझाया। कुछ टीचर्स का अप्रोच रहता है पहले कॉस्ट शीट करा देते हैं। जैसे सीएमए वाले बच्चे जो स्पेसिफिकली है वो कॉस्ट शीट अपने फाउंडेशन में पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए इजी होता है सब पढ़ना, तो उनके टीचर्स पहले ये करा देते हैं। नो, मेरे लिए मुझे पहले ये कराना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और आते भी हैं पेपर में, तो पहले ये कर लेंगे। और प्रैक्टिकल है। और कॉस्टिंग में जहां भी तुम जाओगे, बिकॉज कॉस्टिंग तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये थ्योरी तो आएगी आएगी। कोई भी चीज है उसके आसपास का तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए ना, थ्योरी तो रहेगी। बट अब से थोड़ा प्रैक्टिकल भी आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत पहले वाले में भी था, लाइक आपका सेमी वेरिएबल अलग करना है, वो पोर्शन तो था ही ना। ठीक है, लेकिन अब मटेरियल चैप्टर में हमारी थ्योरी आनी, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आना शुरू होगा। शुरुआत में थ्योरी है, मना नहीं करूंगा कि सामान कैसे लाया जाता है, कैसे उसको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इन सबके प्रोसीजर्स होते हैं। तो प्रोसीजर्स हैं बट फार मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन। ठीक है, और मैंने पहले कहा था शुरुआती लेक्चर्स कुछ थोड़े से आपको बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि थ्योरी रहेगी, बट यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो दिस इज व्हाई आई चोज दिस चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। नाउ मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर क्या स्कोप है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मटेरियल को कंट्रोल करना, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, हम यहाँ मटेरियल कॉस्ट का कंट्रोल पढ़ रहे हैं बेसिकली। भाई मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या आता है वो एक एलिमेंट हम पढ़ा देंगे, और उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो सारी टेक्निक्स वगैरह हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो स्कोप अगर हम देखें तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम मटेरियल कहाँ से लाते हैं, उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, कैसे परचेज ऑर्डर पास किया जाता है। ठीक है, उससे पहले किसी डिपार्टमेंट को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सबसे पहले बताएगा परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि हमें इसकी जरूरत है। परचेजिंग डिपार्टमेंट से पहले वो स्टोर के पास देखेगा वो सामान अवेलेबल है भी या नहीं। अगर स्टोर के पास वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि जाओ परचेज करके लेके आओ। परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो फाइनेंस करवाओ इसको। समझ में आ रहा है? तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, दे आर फार मोर इंटरेस्टिंग देन योर प्रीवियस चैप्टर जो कि बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मटेरियल आपके पास आ गया तो वो अलग अलग डेट्स पे आएगा। कोई 10 तारीख को आ रहा है, कोई 12 तारीख को आ रहा है, तो उसकी कीमत उस वक्त क्या है वो आपको देखना है। तो जो आपको मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी वैल्यूएशन क्या है। ठीक है,
उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, एक बार आ गया तो यूल स्टोर इट, ठीक है। जब ये रिसीव हुआ है ना तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN बोल देते हैं, कुछ कंपनियां MRN बोलती हैं, मटेरियल रिसीव्ड नोट। जब मटेरियल आपके गेट पे आता है तो जो आपका गेट कीपर होता है वो उसकी एंट्री डालता है और एक नोट इशू करता है कि मटेरियल मुझे मिल गया, बट दिस इज स्टिल आपका व्हेन द इंस्पेक्शन इज गोइंग ऑन। अगर इंस्पेक्शन होने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं ये मटेरियल आपका सही है, तो वो एक रिटर्न नोट मार देते हैं और सामान फिर वापस जाना होता है। ले तो लेते हैं ना, अरे अमेजोन से कोई ऑर्डर आया आपके पास, तो पहले लोगे तभी तो रिजेक्ट करोगे उसको, अनलेस वो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, वो तो अलग चीज है, उसके फिर चार्ज लेते हैं वो, तुम पता है ना। पहले वो कहता है कि सर एक्सेप्ट कर लो, तो फिर रिटर्न मार देना। तो जब आएगा तब भी तो कोई नोट बनेगा, वो जाएगा कोई तभी तो कोई नोट बनेगा, और इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपकी वैल्यूएशन होगी कि कितना सामान आया है, समझ में आई चीज। और फिर एडमिन डिपार्टमेंट से व्यक्ति आते हैं, क्वालिटी चेक वगैरह करते हैं, वो सब करने के बाद उनको लगता है कि इट इज गुड इनफ, तो देन दे विल एक्सेप्ट इट। तो उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, तो मैं इसमें ना, मम्मी का किचन होता है ना, उसमें मम्मी सामान सब कुछ सही तरीके से रखते हैं। भाई आटा कितना, आटा थोड़ा ज्यादा होगा, चीनी थोड़ी कम होगी, पत्ती उससे थोड़ी कम होगी, क्योंकि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप रखोगे। आपके पास बेकिंग सोडा है, वो आप पूरा डिब्बा भर के तो नहीं रखोगे ना, थोड़ी क्वांटिटी में रखोगे। ऐसे स्टॉक लेवल्स होता है कि मुझे कब ऑर्डर पास करना है। अरे क्योंकि प्रोडक्शन पैरेलली चल रही है, तो मैं पूरे चैप्टर का ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी सब चीजें अंदर आके पढ़ाऊंगा। जब आपका मटेरियल कंज्यूम भी हो रहा है, प्रोडक्शन चल रही है साथ साथ, भाई प्रोडक्शन लाइन चल रही है, आलू जा रहे हैं चिप्स बनने के लिए, तो आप अगर आलू खत्म होने के बाद ऑर्डर पास करोगे तो क्या होगा, मशीनें बंद पड़ जाएंगी, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेसिंग टाइम। क्योंकि जब सामान आपने ऑर्डर करा उसके बाद आने में समय तो लगेगा ना उसको सप्लायर से, तो वी हैव टू पिक अ टाइम कि जब हम उसे पास कर दे, सो दैट वी एटलीस्ट हैव सम लेफ्ट विद अस। और इतना भी ज्यादा लेफ्ट नहीं हो कि बेसिकली इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक हो जाए। जब तुम फाइनेंस पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा टीचर बताएगा ओवर इन्वेंट्री इज ऑल्सो रिस्की, बिकॉज उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है आपका, बिकतौरी नहीं, वो पड़ी हुई है आपके पास। ओवर इन्वेंट्री होना भी अच्छी चीज नहीं है और अंडर इन्वेंट्री होना भी अच्छी चीज नहीं है। तो प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे स्टॉक लेवल्स के अंदर जाकर। अब जब आप ऑर्डर पास करोगे तो उस ऑर्डर का साइज क्या होगा, 100 किलो एक साथ मंगवाएं या 1-1 किलो करके मंगवाएं, जितनी बार आप ऑर्डर पास करोगे ऑर्डर कॉस्ट लगेगी। अमेजॉन पे जब आप ऑर्डर, मैं तो अमेजॉन का एग्जांपल लेके समझाता हूं बहुत बेसिक लेवल पे, इवन तो यू आर कंज्यूमर्स और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज है, बट सप्लायर भी और कंज्यूमर, हमारी कंपनी का उस जब खरीद रही है तो वो कंज्यूमर है ना उस केस में, तो वो जितनी बार ऑर्डर पास करेगी उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी होती है उतनी बार। तो छोटे छोटे ऑर्डर 100 बार पास करोगे तो 100 बार उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जैसे अमेजॉन आपको मिनिमम एक फीस ले लेता है, मार्केटिंग फीस वगैरह, इससे अच्छा तुम 2 ऑर्डर एक साथ पास कर देते, फ्री डिलीवरी भी हो जाती। तो तुमने 2 बार पास करा तो तुम समझ रहे हो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें लग जाती है। बट बल्क में एक साथ मंगवा के रख लूंगा तो वही ओवर इन्वेंट्री का रिस्क, खराब ना हो जाए, ठीक है। पैसा कहां से लाऊंगा उसको लेने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कितना उसका साइज करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत बल्क में ऑर्डर कर दिया, वो साइज बहुत बड़ा ले लिया, 1000 पीस एक साथ मंगवा के रख ले, रखोगे कहां उसको, होल्ड कहां करोगे, स्टोरेज कॉस्ट आएगी उसकी, चूहे ना खा जाए उसको। ये सब चीजें हम ईओक्यू में पढ़ेंगे, व्हाट इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी दैट यू मस्ट ऑर्डर, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल की। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आप अपने स्कूल की बुक्स हो गई या अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की बुक्स हो गई, तो आप सब्जेक्ट वाइज उसको लगा के रख रहे हो, ठीक है। आपने अगर कोई आपके पास डिजिटल फाइल है तो आप उसका फोल्डर भी स्पेसिफिकली बना के रखते हो ना, क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको हम। अरे बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन आपने 10वीं क्लास में वो आपने वो पढ़े होंगे, जो पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ही तो थी जो सारे फीचर्स आपको समझा देती थी। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन आएगी। जैसे आपने सुना होगा ABC एनालिसिस कर दिया टीचर ने कि पेपर में कौन से चैप्टर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, A कैटेगरी के, B कैटेगरी के। ऐसी इन्वेंट्री को भी आप कर लेते हो। आपके पास बहुत हाई वैल्यू की इन्वेंट्री है, जैसे आपके पास गोल्ड फॉइल पड़े हैं, क्वांटिटी में कम होंगे लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा होंगे। ऐसे आपके पास पेज पड़े होंगे जो बहुत कम वैल्यू में होंगे लेकिन क्वांटिटी उनकी भर भर के होगी, C कैटेगरी। ऐसे डिफरेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन है विच विल गो एंड स्टडी इन टेक्निक्स। इससे भी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है, ठीक है। फिर इन्वेंट्री जब इशू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू, जब आपने रिसीव करा तो वो रिसीव हुआ था कहां से, सप्लायर से, आपकी कंपनी के अंदर आया, आपने उसको स्टोर कराया।
अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जरूरत है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट को पेंसिल्स की जरूरत है, तो आपने पेंसिल रिसीव कर ली, स्टोर में पड़ी है वो, लेकिन कितनी आपको डिपार्टमेंट को इशू करना है, सारी तो उठा के उसको नहीं दे दोगे ना भाई, एडमिन डिपार्टमेंट को भी चाहिए आपके पास। लेट्स से हम यहाँ पे ना ऐसे आईटीसी का एग्जांपल लेके चलेंगे मेरे इसमें। आईटीसी के पास मान लो एक शैम्पू डिपार्टमेंट है जिसमें फियामा डिवल्स बनता है, सुना है नाम इसका? या आप यूनिलीवर सुना है, HUL, उनका आपका डव आता है, तो वो खाने उनके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनके। ऐसे आईटीसी के पास यीपी नूडल्स आ गए, बिंगो चिप्स आ गए, तो ये आप उनका फूड सेक्टर में बनता है अलग से, ठीक है। ऐसे ही उनका शैम्पू अलग है, सोप और शैम्पूज उसमें अलग बनते हैं, उनकी होटल की चेन अलग है, टबैको की चेन अलग है, कॉपीज बनती हैं, आईटीसी की कॉपीज आती हैं, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है ना। अब मटेरियल किस डिपार्टमेंट को इशू करना है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके पास 3 ही डिपार्टमेंट्स हैं, शैम्पू हो गया और होटल्स तो अलग ही चीज हो गई, इसको अलग मैनेज किया जा रहा है। तो जब इशू करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू लगानी है इसका, शायद तुमने थोड़ा सा बेसिक कहीं पढ़ा हो अपने बीकॉम में या फिर अपने बेसिक फाउंडेशन में, लीफो फीफो वेटेड एवरेज ये सब आते हैं कि ये कब होता है, जब डिपार्टमेंट के पास, स्टोर के पास आ गए और वो डिपार्टमेंट के पास जाने हैं। जब सप्लायर से आ रहे हैं तो अलग वैल्यूएशन हो रही है, और जब आगे हम डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं तो अलग वैल्यूएशन हो रही है। इसे बोलता है इशू करना, मटेरियल को इशू करना। अब जब इशू कब करोगे, जब उस डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, मैं सब समझाऊंगा प्रोसीजर। वो डिपार्टमेंट आपको रिक्वेस्ट करेगा, मुझे इतने सामान की जरूरत है, प्लीज मुझे इशू कर दो। अगर इसके पास इशू करने के लिए मटेरियल होगा तो वो इशू कर देगा, इस समय तुम्हें इसी प्रोसेस में समझा दूंगा। और अगर उसके पास नहीं होगा तो वो किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट के, भाई खरीद के लाओ इसे। और ये सब आपको इतने टाइम में करना है कि आपके पास इन्वेंट्री खत्म ना हो जाए, तो इसलिए स्टॉक लेवल्स पे समझो, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। फाइनली आपके पास आता है कि जो आपके पास स्क्रैप वगैरह बचता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए कॉस्ट के अंदर, तो वो सब हम पढ़ेंगे। वेस्ट और स्क्रैप में क्या फर्क है, स्पॉइलेज में क्या फर्क है, डिफेक्टिव्स हैं, ऐसे शब्द आएंगे। हमें तो सब कूड़ा लगता है, सब कूड़ा नहीं होता। कोई सामान ऐसा है जो आपका रिपेयर किया जा सकता है तो उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट लगाएं या उसको बेच दें, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इससे अच्छा उसको बेच दो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हमारे पास एक स्टीम आयरन थी, हमने उसको रिप्लेस कराया, वो थी कम से कम 2000 रुपए की। उसको रिप्लेस कराने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है वारंटी में विल रिप्लेस इट, आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। आई फेल्ट की 200 रुपए ठीक है, लेकिन अगर वो स्टीम आयरन होती 600-700 रुपए की, तो क्योंकि सस्ती भी आती है ना, तो उसके लिए 200 रुपए देना थोड़ा अनरीजनेबल नहीं रखता। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, नहीं ना खरीद ले, ठीक है। वो मेरे हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा गलत है कि नहीं यार 200 में रिप्लेस कर लो, क्या दिक्कत है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसी मैनेजमेंट की वो है कि भाई वेस्टेज वगैरह को कैसे ट्रीट करेगी। दिस इज योर स्कोप। मैंने बहुत टाइम लगाया टू टेल यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये जो नोट्स है मैं लाइव बनाऊंगा तुम्हारे सामने, जिससे कि तुम लोग भी नोट करते रहो। थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है, और हो सकता है आगे चल के मैं चीजें जैसे प्रैक्टिकल जब आएगा तो चीजें नोटेड हो, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा करेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल फॉर्मेलिटी की बात, ये तुम्हें पता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। मटेरियल क्या होती है, मटेरियल वो हर आइटम, ये इनपुट होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इनपुट मतलब जो डल रहा है और इससे कुछ फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। तो आप फाइनल प्रोडक्ट में ज्यादातर हम एग्जाम्पल लेंगे बिस्किट का, और इनपुट में आप ले लो किसका, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, मैदा हो गया, जैसे ही बनाना चाहो। ओट्स के बिस्किट बनाना चाहते हो, ओट्स ले लो इनपुट के तौर पे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, वुड, नेल्स, ग्लू फॉर मेकिंग टेबल, फर्नीचर बनाने के लिए ये सब इनपुट्स होंगे। तो इनकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, इनकी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, राइट। अब आपको ये पता है बकवास डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। व्हाट इज डायरेक्ट, जिसकी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे कि यहाँ पे वुड फॉर फर्नीचर, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ गया, ऑफिस के सप्लाईज, स्टेपलर है, आपके A4 साइज की शीट्स हैं जो प्रिंटर में यूज होती हैं, ये सब सप्लाईज है। पेन हो गए आपके, इंक हो गई, ये सब आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस थोड़े ना हो पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट का पार्ट भी नहीं है इनफैक्ट। ये तो आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूज कर रहे हो उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। आपके फैक्ट्री के अंदर जो सोप वगैरह है वॉशरूम्स के अंदर यूज हो रहा है या फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज हो रहा है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन, राइट। आपके कंज्यूमेबल्स वगैरह वो इसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसी कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल, यू अंडरस्टैंड ना कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल जब मटेरियल की करनी है तो सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट नहीं देखना है, खरीदते वक्त कंट्रोल करनी है, उसके स्टोर करते वक्त भी उसको कंट्रोल करना है।
स्टोरेज की भी तो कॉस्ट होती है। अरे एक बंदा आपने रखा हुआ है, 2 बंदे रखे हुए जो उसकी सिर्फ केयर कर रहे हैं कि मटेरियल सही जगह पे रखा हुआ है, 5th फ्लोर रैक पे रखा हुआ है, अपने ऑर्डर के हिसाब से रखा है, प्रॉपर उसको कवर करके रखा गया है, इन सब की कॉस्ट होती है। ही इज गेटिंग सैलरी ना। और साथ साथ स्टोरेज की कॉस्ट आपको ये भी रखने की, आपको रेंटेड लेना है। कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में आपको बिजली का खर्चा आएगा। भाई आपके पास फिश है, मीट है, एग्स हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कितने टेम्परेचर पे रखना है, इन सबको रेगुलेट करने वाला एक बंदा होगा, कंट्रोल करने वाला, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ओवर द मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मटेरियल स्टोरेज एंड मटेरियल का फिर इस्तेमाल भी तो होगा। इस्तेमाल के वक्त हम इशू का प्रोसीजर पढ़ेंगे। अब स्टोर में आ गया तो वहां से कहां जाएगा, डिपार्टमेंट्स के पास, तो इशू होगा। बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहा हूं मैं, और तुम्हें क्लैरिटी रहनी भी चाहिए। एक बार लेक्चर देख लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट इसमें कहां आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट इसका इसमें है, और थोड़ा बहुत है इसमें। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, लीफो फीफो फिर भी पता होता है, बट ये ही प्रैक्टिकल पार्ट है, और थोड़ा सा इसमें अकाउंटिंग है। तो ये इतने यहां पे आने के बाद आप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगेगा तो यू विल नॉट गेट बोर्ड। और इस स्टॉक लेवल में ना मैं तुम्हें ऐसे तरीके से कराऊंगा ना कि तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा लॉजिक से समझाऊंगा क्योंकि कैसे स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूले बनते हैं, वरना बच्चे इसके फॉर्मूले में बहुत डरते हैं। बट नहीं, तुम फॉर्मूला खुद बना लोगे, ऐसे तरीके से समझाऊंगा मैं। नाउ रिगार्डिंग दिस लगेगा थियोरेटिकल, और मेरी ड्यूटी है, मुझे कराना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। जब तक ये प्रोसीजर नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसे पता चलेगा आगे क्या कर रहे हैं हम। बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अब मैंने कुछ नहीं आगे ड्रॉ करा, मैंने यहीं पे रुक गया था। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके थ्योरी में, तो मैंने यहां लिख दिया है कि वाई कंट्रोल इट, क्यों कंट्रोल करना रहता है, ऐसे ही पड़ा रहने दे। अरे जिससे कम से कम इंटरप्शन आए प्रोडक्शन प्रोसेस में। हाउ कम? आप हाई से हाई वैल्यू पे खरीदे जा रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका, कोई सुपरविजन ही नहीं है उसका, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी फिर आगे महंगा बिकेगा। आपका अगर प्रोडक्ट उसी प्राइस से बेच रहे हो, लाइक आई टोल्ड यू इन इनिशियल लेक्चर्स कि प्राइस जल्दी से चेंज नहीं होता। सेलिंग प्राइस वहीं पे, कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हो तो मार्जिन कम तो हो रहा है, प्रॉफिट तो कम हो रहा है। दूसरी बात, वेस्टेज बढ़े जा रही है, बिकॉज वेस्टेज इज वन ऑफ द पोर्शंस इन दिस, कि वेस्टेज कंट्रोल करना मतलब अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि वेस्टेज होती रहेगी तो कॉस्ट बढ़ती रहेगी मटेरियल की। तो वेस्टेज कम करने के लिए हमें मटेरियल कंट्रोल पे करना है, मटेरियल कंट्रोल करना है। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट कम से कम आए, इसलिए हम कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं मटेरियल की। ऑर्डर टाइम से फुलफिल हो। ठीक है, अभी मैंने बताया ना स्टॉक लेवल्स, कब ऑर्डर करना है। आपने ऑर्डर ही लेट करा तो सामने कस्टमर को भी तो लेट मिलेगा, तो दिस विल बी अ बिग लॉस फॉर यू अगर ऑर्डर हाथ से चला गया तो। इसलिए फुलफिल करने के लिए भी ऑर्डर टाइम से हमें मटेरियल के प्रोसीजर्स पे कंट्रोल लगाना पड़ता है। एंड फाइनली हमारे पास प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन हो। अब आपने ऑर्डर ले लिया, बाद में पता चल रहा है एक पर्टिकुलर इनपुट तो मेरे पास है ही नहीं। केक बनाने के लिए आपने ऑर्डर ले लिया और डॉल लगानी है उसमें, वो डॉल है ही नहीं। ठीक है, और जिस वक्त आप उसको पास भी करोगे ऑर्डर को, बाय द टाइम आपको डिलीवरी देनी है वो नहीं आ पाएगा। तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती तो शायद आप पहले ही वो कर लेते। इसके यहां पर आपका रिकॉर्ड्स का काम आएगा, जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाते हो ना आप इन्वेंट्री के, वो काम आएंगे। आप कभी मेडिकल शॉप पे जाना, अगर कोई दवाई उसके पास है या नहीं, उसको नहीं भी पता ना जहन में, वो कंप्यूटर पे सर्च करके बता देगा। ये स्टॉक रिकॉर्ड्स ही तो है। व्हाट इज ही डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो सिस्टम उसने बनाया वो मटेरियल कंट्रोल ही तो है। समझ में आया? अब जो पहला प्रोसीजर आपके पास आता है वो आता है आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए सबसे पहले कोई आपको सामान लेके आना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आपके पास ना एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है या प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, जो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो यहां पे सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान की जरूरत है, सबसे पहले ये सामान किससे मांगेगा, सेलर के पास सीधा पहुंच जाएगा। ये स्टोर में चेक करेगा मेरे पास है भी या नहीं इन्वेंट्री उसकी। तो एक यहां पे आप मान लो आपके पास स्टोर है, ये चीज समझ में आई। हमारे पास क्या है, स्टोर है। अगर स्टोर के पास नहीं हो तो स्टोर किसके पास जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, डिपार्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये हो गया परचेज डिपार्टमेंट।
अब परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले किसके पास जाएगा पैसा मांगने? फाइनेंस के पास। इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोल देते हैं। सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक साथ, फाइनेंस वगैरह सब इसी में ही आ गए, ठीक है। और एक चीज बताऊं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ना सिर्फ परचेज वाले को, स्टोर वाले को भी करनी है और प्रोडक्शन वाले को भी करनी है, क्योंकि यही तो खाता सारा रिकॉर्ड करेंगे। तो तुम कुछ मंगवा रहे हो या आपस में इशू कर रहे हो, इशू कहां से होगा? यहां से यहां इशू हो जाएगा। और उसके बाद इशू करने के लिए है नहीं तो पहले ही क्या करेगा, इससे कहेगा बाहर से मंगवा, मुझे दे, फिर मैं इशू करूंगा। समझ में आ रहा है क्या प्रोसीजर होने वाला है? बट ये सारी इंफॉर्मेशन पैरेलली किसको बताएंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। स्टोर आपका, इसको थोड़ा सा ना पैरेलली ऐसे ले लेते हैं। अल्टीमेटली एक सप्लायर होगा, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी सप्लायर्स एज वेल। इसे मतलब समझ में आ गया, एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चीजों का इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके फ्लोर पर जो काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वो अनस्किल्ड हो, उनके ऊपर एक सुपरविजन के लिए स्किल्ड व्यक्ति भी हो सकता है। बट इन सबको एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है पीछे से बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसे आपका केमिकल इंजीनियर हो गया, उसने आपको पूरा एक बता रखा है कंपाउंड वगैरह कैसे बनना है, कितना आपको मेजरमेंट डालने हैं, लाइक कोक पेप्सी वगैरह है, तुम्हें लगता है ऐसे ही कुछ भी डाल के बना देते होंगे? प्रॉपर मेजरमेंट होती होगी ना इसमें। खासकर मेडिसिन अगर बन रही हैं तो आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड भी होती हैं, इसको हम प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जो अपने सारे प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज करके रखती है पहले से, और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता देती है कि आपको इस क्वांटिटी में इस चीज का इस्तेमाल करना है। दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? Bill of material is a blueprint provided by the experts to the production department to follow it as a plan। कि आपको बनाना है तो ऐसे बनाना है। समझ में आई बात? मतलब कि अगर कंप्यूटर है तो उसमें नहीं, प्रोडक्शन करनी है तो कितनी क्वांटिटी में आपको मैदा डालना है, कितनी क्वांटिटी में आपको चीनी डालनी है, ये सब ऊपर से बताएगा एक्सपर्ट आपको, खुद थोड़ा ना डाल देगा वो। और गलत डाला तो कौन आके डांटेगा उसको? ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि हमारा ब्लूप्रिंट फॉलो क्यों नहीं किया आपने। तो दीज आर द एक्सपर्ट्स, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि सुपरविजन के लिए लोग उतर के भी आ जाएं फ्लोर पे, शॉप फ्लोर समझते हो ना, जहां पे काम चल रहा है, ओके। इतना चीज समझ में आई। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो सामान चाहिए भी, तो वो सामान कहां से लेके आएगा? स्टोर के पास से। स्टोर के पास से वो लेके आएगा, तो स्टोर के पास वो क्या भेजेगा? एक मटेरियल रेक्विजिशन भेजेगा। क्या भेजेगा? मटेरियल रेक्विजिशन। रेक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट नोट कि प्लीज मुझे वो सामान भेज दो। कोई दिक्कत? इसके पास अगर होगा तो वो इश्यू कर देगा, नहीं तो वो क्या करेगा? उसको परचेज डिपार्ट, ये देखो, ये इसने इश्यू कर दिया। और अगर वो इश्यू नहीं कर पाया तो वो पहले क्या करेगा? ये आगे फॉरवर्ड करेगा परचेज रेक्विजिशन, एक ऐसा नोट जो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज परचेज कर दो। कोई डाउट इसमें? ये फ्लो समझ में आ रहा है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, आई कॉल इट 4। इवन दो 2 के बाद सीधा 4 हो सकता है, अगर उसके पास मटेरियल होगा तो हम माने नहीं है, बात खत्म। अच्छा, इशू कैसे करना है वो अलग पढ़ेंगे, इशू की वैल्यू कैसे निकलते हैं, लीफो फीफो वो सब अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? कि मैंने स्टोर की जगह सॉरी ये सॉरी मैंने गलती कर दी। ये स्टोर जो है ये क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास रेक्विजिशन भेजेगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पैरेलली किसके पास जाएंगे? कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास। वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो सारे डॉक्यूमेंट सब क्या कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास मटेरियल रिक्विजिशन की कॉपी नहीं होगी? उसे पता चलना चाहिए पीछे डिपार्टमेंट्स कर क्या रहे हैं। आई हैव टू रिकॉर्ड इट ना।
तो इसलिए वो सब पैरेलल, इसलिए मैंने उसको अलग लिख दिया। और मैं ठीक है एरोज वगैरह करूंगा, बहुत गंदा हो जाएगा, वो अभी छोड़ दो। मुझे आगे बताओ, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा सबसे पहले। अब इसका ना पूरा प्रोसीजर होता है। अब परचेज का प्रोसीजर यहीं पढ़ के यहीं खत्म, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, ये कभी पेपर में प्रैक्टिकली नहीं आएगा। सबसे पहले कोटेशन मंगवाई जाती है, ठीक है। सप्लायर क्या देता है, अपनी कोटेशन देगा। समझ में आया ना तुम्हें कोटेशन। इनफैक्ट इस कोटेशन से भी पहले ना टेंडर पास किया जाता है कि आओ अपनी कोटेशंस मुझे प्रोवाइड करो। लॉ में पढ़ा होगा तुमने, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह ये सब। तो वो टेंडर पास करता है, ठीक है। ये व्हाट इज टेंडर? इट इज अ रिक्वेस्ट टू द सप्लायर टू प्रोवाइड द कोटेशन। व्हाट इज कोटेशन? ऐसे होता है, 100 किलो खरीदोगे तो हम 50 रुपए लगाएंगे, मतलब 0 से 100 किलो। 100 किलो से 200 किलो खरीदोगे तो हम आपको 45 रुपए लगा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट आ गया इसमें, ठीक है। और भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो कर देंगे। ये एक फाइल उसको बना के दे देता है। दीज रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर 6 मंथ्स ओनली। उसके बाद रिवाइज होंगे, तो पीओ रिवाइज करते रहना चाहिए। आप जब ऑडिट वगैरह पे जाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, हम पुराना पीओ तो नहीं उठा के चेक कर रहे हैं। जितने पे सामान आएगा, अभी जीआरएन वगैरह आएगा ना, आपकी फैक्ट्री में एंटर करेगा भी सामान, तो वो जो गेट कीपर बैठा होगा जीआरएन पास करेगा या एमआरएन पास करेगा। तो जो आपने रिसीव करा है सामान, वो जो सामान आया उस वो किस रेट पर लगाया उसने, बिल भी तो आएगा, इनवॉइस भी तो आएगा, ठीक है। वो सब है। इसके बाद ये क्या करेगा फाइनली, ये इसको क्या पास कर देगा, परचेज ऑर्डर पास कर देगा। कि ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि अगले इतने समय तक हम आपको ऑर्डर पास कर रहे हैं, जब भी सामान की जरूरत होगी हम आपको बता देंगे, आप सामान भेज देना। रेट वगैरह से पहले फिक्स हो चुका है, तो इससे मल्टीपल सेटिंग्स की अवॉइड कर सकते हैं हम, बार बार बैठने की जरूरत नहीं होती, रेट फिक्स्ड है पहले से। तो आपने क्या किया, 5th नंबर पे ये था, 6th नंबर पे कोटेशन थी, 7th नंबर पे आपने क्या कर दिया, ठीक है। अब सप्लायर क्या करेगा, सबसे पहले सामान भेजेगा। अब सामान के लिए ना वो परचेज डिपार्टमेंट के पास नहीं भेजेगा, सीधा स्टोर में रखवा देगा। अब बीच में या इमेजिन करो एक क्या बैठा है, गेट कीपर बैठा है। वो गेट कीपर क्या पास ऑन करेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट, या वो क्या पास करेगा, गुड्स रिटर्न नोट। वापिस भी वही करेगा। और ये इसकी बातचीत होती है ट्रक वालों से सीधा, वो ट्रक कैरी करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली इसके अलावा जीएसटी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, वो सब हम नहीं बात करेंगे यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सप्लायर है ये क्या कर रहा है, सामान भेज रहा है सीधा स्टोर में। तो ये 8th नंबर पे क्या होगा, गुड्स या मटेरियल रिसीव्ड नोट, इन शॉर्ट वी कॉल इट जीआरएन। ठीक, कौन से नंबर पे, 8 नंबर पे। व्हाट इफ आई हैव टू रिटर्न इट, तो इसी का सिंपल एक रिटर्न भी चला जाएगा। गुड्स रिटर्न्ड नोट। अच्छा, ये पैरेलली सारे नोट्स किसके पास जा रहे होंगे, आपके कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, एवरी इंफॉर्मेशन इज पैरेलली शेयर टू द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो भी इनके एक्सट्रैक्ट होंगे, कॉपीज होंगी, दे विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, टू द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत इसमें? ये सारा प्रोसीजर आपका मटेरियल प्रोक्योरमेंट का था। आई थॉट कि इसको वैसे पढ़ाने के अच्छा फ्लो में पढ़ लो तुम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, वो सब मैं अपने नोट से जब वो फाइल आएगी ना उससे पढ़ा दूंगा। बट इज अब क्या है, सिर्फ रीड कराने वाली बात हो गई। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, ये ब्लूप्रिंट है जो बेसिकली मटेरियल, क्या क्या मटेरियल यूज होगा वो बताएगा, ठीक है। क्या क्या मटेरियल यूज होगा ये भी तो कौन बताता है, बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल पे थ्योरी आ गई तो क्या लिखोगे, किसके बीच में पास होता है, बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट, यस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेनिंग मटेरियल लिस्ट जो यूज होनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपको इस्तेमाल करनी है,
इवन क्वालिटी भी ये बताते हैं कि भाई आलू आपको यूज करना है, चिप्सोना आलू लेना चिप्स बनाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कोई भी रैंडम पहाड़ी आलू इस्तेमाल करना, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हो सकते हैं, तो वो क्वालिटी भी बताते हैं आपको, ठीक है, कि रिक्वायर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। बताओ फटाफट से, समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज योर मटेरियल रिक्विजिशन? इट इज अ नोट पास्ड बाय द व्हाट डिपार्टमेंट? खुद बना लोगे चीजें अब तुम? बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट टू रिक्वेस्ट द इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जब वो इशू करेगा तो डिफरेंट वो इशू वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए ना इंस्टीट्यूट ने इशू डिस्कस भी नहीं करा यहाँ पे, बट होता है इशू, एक्चुअली इसके बीच में इशू होता है, अगर पढ़ा हुआ तो दे देगा साथ साथ, फिर ये सारे आगे प्रोसीजर्स नहीं होते, बिकॉज दे आर टीचिंग यू प्रोक्योरमेंट, सो दे डिड नॉट बॉदर टीचिंग यू इशू। बुक में नहीं मिलेगा इशू वाला टॉपिक, बट हो सकता है बीच में, इनफैक्ट मुझे इसको डॉटेड कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर इफ स्टोर डजंट हैव दैट मटेरियल इट विल रिक्वेस्ट इट फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट, कंफर्मिंग द फाइनेंसिंग फैसिलिटी फ्रॉम द कॉस्ट डिपार्टमेंट और रेलेवेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस वगैरह जो भी है वो उसी के अंदर आ गए सारे। समझ में आया? फिर क्या होता है आपका, इनसे पहले काम पता है, इसमें एक परफॉर्मा इनवॉइस भी होता है। परफॉर्मा इनवॉइस पता है तुम्हें क्या होता है? ये जो कोटेशन वगैरह ही होती है ये बेसिकली कि क्या क्या कितने कितने काम लगाएंगे, ये परफॉर्मा इनवॉइस, कच्चा इनवॉइस होता है ये सप्लायर भेजता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। इन शॉर्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ये बात होती है सारी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और ये जो कोटेशन वगैरह हो गई, ठीक है, और फिर फाइनली कोटेशन के बेसिस पर अगर उसको पसंद आई तो वो बता देगा भाई ये पीओ है, हमने आपको ऑर्डर दे दिया, नाउ यू आर सेलेक्टेड, हमें भेज दो सामान। वो सामान भेजेगा तो जीआरएन बनेगा, वापस आएगा तो रिटर्न नोट बनेगा। क्या बताऊं इसमें, बताओ आगे। इस पर्टिकुलर फ्लो से ना तुमने 4 पन्ने पढ़ लिए अपने मॉड्यूल के, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के, क्योंकि इन्होंने एक एक चीज को समझाया है इसमें पूरा, और कुछ नहीं। व्हाट हैव यू डन सो फार? आपने मटेरियल का प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पढ़ लिया, ठीक है। इसमें ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान रखना, जैसे जीआरएन है ना, गुड्स रिसीव्ड नोट, इसको इनवर्ड नोट भी बोलते हैं। ये कब पास ऑन होगा? जब उसको लगेगा सब सही है, जब आपके जो यहाँ पे गेट कीपर है उसको लगता है सब टूटा हुआ आया है। आई एम सेइंग गेट कीपर, बट इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर लोग आते हैं, एक्चुअली बोल रहा हूँ गेट कीपर, ठीक है। तो गेट पे बंदा होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करता है, फिर ये कॉस्ट डिपार्टमेंट का रहता है, इसको इनवर्ड नोट भी बोलते हैं। एक और चीज इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में एक जेम डिस्कस किया है, क्या है ये? GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें जो आपने टेंडर वगैरह करे ना, आपने देखा होगा सरकार के जो काम होता है ना थोड़े से करप्शन वाले होते हैं। क्या होता है इसमें कि कोटेशन क्या पास हो रही है, कितने पे सामान आया, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। तुम कह दो कैग ऑडिट कर रहा है, जाके कैग वगैरह के बारे में तुम ऑडिट में पढ़ोगे, बट पता है ये करप्शन कितनी होती है। सड़कें कहते हैं इतने करोड़ रुपए की बन रही है, और जब उसमें हाथ डालो तो हाथों से निकल रही है वो सड़क। समझ रहे हैं कैसा मटेरियल यूज होता है? तो कितना सामान ऑर्डर किया गया, कितना आया, इस सबकी ट्रांसपेरेंसी रहे, तो सरकार ने एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये सरकारी PSUs वगैरह जो होता है ना, ये इनके लिए बनाया गया है, सो दैट दे कैन हैव ट्रांसपेरेंसी, कि कल को चेक करना बड़ा इजी हो जाए। तो उसके लिए डिस्कस किया। आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली। उन्होंने डिस्कस किया है तो मैंने बता दिया। ऐसी कभी इनवर्ड नोट बोल दें तो इनवर्ड नोट का मतलब GRN ही होता है, सामान जो आया है, ठीक है। और ये जो मैंने पैरेलली एरो नहीं बनाया, क्योंकि सबका एब्स्ट्रैक्ट कहाँ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब कॉपी किसके पास जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कंट्रोल का पार्ट है, बिकॉज आई टॉट यू क्या, मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मैं स्टोरेज पे जाता, लेकिन इससे पहले मैंने इंडेक्स में एक चीज और लिखी है, दैट इज स्टोरेज से पहले क्या लिखा है मैंने? मटेरियल जो रिसीव हुआ है इसकी वैल्यूएशन। नाउ ये बिल्कुल फाउंडेशन वाला टॉपिक आ गया जो तुमने पढ़ रखा है। सामान आया तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? ये तुम अपने अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करते हैं, पढ़ा है ना ये सारी चीजें, वही चीजें। तो मैं नोट वाइज नोट्स बना रहा हूँ तुम्हारे, ऐसे ही बना लेना कॉपीज में, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड,
एक्चुअली जब कॉस्ट शीट वगैरह बनाई जाती है ना तब ये काम आ सकता है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, तो क्या क्या लोगे आप? परचेज प्राइस तो लोगे ही, जितने का आपने सामान खरीदा है वो तो लोगे ही। इसमें कुछ चीजें ऐड होनी है और कुछ चीजें लेस होनी है। जैसे आपका ट्रेड डिस्काउंट, ये आप डिडक्ट करते हो। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ऐसा डिस्काउंट जो क्वांटिटी की वजह से मिल रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक मेन्यू देखा जाके रेस्टोरेंट में और उस पर लिखा है 100 रुपए की डिश है मान लो, ठीक है, लेकिन जो मुझे पे करना है, जो बिल बनेगा, इनवॉइस बनेगा, वो 100 का नहीं बनेगा, मुझे 20% डिस्काउंट मिलता है उसमें, तो 20 रुपए कट के मुझे कितने का पड़ेगा वो? 80। तो एक्चुअली में जो सामान मुझे रिसीव हुआ है वो 80 का है। दिस इज ओनली लिस्ट प्राइस। तो ये लिस्ट प्राइस आपका जितने पे आपने परचेज करा है, आपकी जो वैल्यूएशन होगी वो 20 लेस करके होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कैश डिस्काउंट। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है हमारे पास, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्टेशन करता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, व्हाट अबाउट दैट? तो अभी मैं तो बता रहा हूँ कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं होता है, वो पेमेंट के वक्त दिया जाता है, बाय द टाइम बिल बन चुका होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 की चीज थी, 20 का डिस्काउंट उन्होंने बोल रखा है, तो आपका बिल ही 80 का बना। अब आपको पे करके आना है मान लो 5 महीने बाद, तो उसको लग रहा है सप्लायर को मेरा पैसा तो मिलेगा नहीं, तो उसने कहा चलो 10 रुपए का डिस्काउंट और ले लो, फिर 70 रुपए पे कर दो। आज अगर मैं तुमसे पूछूं यू पेड 70 रुपीज फॉर अ परचेज ऑफ 80, परचेज तो तब भी 80 की है ना, पेमेंट 80 की गई, और ये क्या है आपका कैश डिस्काउंट। इसके बारे में तुमने फाउंडेशन पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सो आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन इट। लेकिन कैश डिस्काउंट आपके इस प्राइस में से लेस नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको नोट डाल के बताना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में ये होगा और आप इसे इग्नोर कर दोगे, और इग्नोर करने के बाद जो आपका एग्जामिनर है वो भी आपको नंबर देना इग्नोर कर देगा। इसको अलग से नोट में बताना है, कैश डिस्काउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड। समझ में आई बात? ये मैं आगे चल के बता दूंगा। और क्या क्या चीजें आती हैं तुम्हारी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिर्फ रिफंड, नॉन रिफंडेबल आती है। नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है? जो आपका वापस नहीं होगा। इसके बारे में एक और नोट डाल देते हैं, क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल ओनली व्हेन इनपुट क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। ये क्या मतलब हो गया इनपुट क्रेडिट का? मतलब हर बच्चे को शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, आपके पास कोई टैक्स है, सरकार कहती है, जैसे तुमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह के बारे में सुना है, इनका काम क्या होता है? ज्यादातर एक्सपोर्ट्स करना, बट कभी कभी एक्सपोर्ट करने पड़ना, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है, क्योंकि एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको लोकली घुमा देते हैं सामान को। अब लोकली घुमाने पे तुम्हें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। अब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुमने टैक्स क्या कर लिया, ये दिखा दे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और टैक्स चोरी कर लिया और उसके देश में घुमा दिया। तो सरकार कहती है ऐसा करो, पहले टैक्स लगा दो और हमें प्रूफ दे दो कि तुमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम इसको डिडक्ट करने देंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट अवेलेबल। ऐसे ही तुम जो जीएसटी वगैरह पढ़ोगे ना, जीएसटी वगैरह लगती है जब आप लोकली काम कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी होता है। तो वहां पे आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है, एक ऐसा शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा, इनपुट क्रेडिट। तो ये बेसिकली सरकार आपको डिडक्शन अलाउ कर रही है। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस्ट? जो आपकी जेब पे बर्डन पड़े वही तो कॉस्ट है। जब वो आपका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, हाउ कम इट इज योर कॉस्ट? जब आपको ऐड करके उसको लेस कर देना है तो हाउ कम इट इज योर कॉस्ट? बैकग्राउंड में प्रोसीजर ये चल रहा है, ऐड करके लेस हो रहा है, बट आपको यहां पढ़ाया जाएगा जिसका क्रेडिट अवेलेबल आपको उसको इंक्लूड ही नहीं करना। तो उसको जब इंक्लूड नहीं करना तो आप क्या इग्नोर करके आ जाओगे? नहीं, नोट में बताना है। जैसे आपने कैश डिस्काउंट के बारे में बताना है, कैश डिस्काउंट के बारे में अभी लिख के बताऊंगा, बट आप वहां पे लिखोगे टैक्सेस का क्रेडिट अवेलेबल है तो हम इसको कॉस्ट में इंक्लूड
नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इंक्लूड कर लिया तो वो बाद में डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ वो टैक्स लगता है उसका कोई इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट में तो ऐड हो ही गया ना। तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ठीक है। एक जैसे शब्द आता है ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब शब्द आते हैं। अगर ये सब क्रेडिट वगैरह आपको अवेलेबल है तो आपको इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज आपकी जेब पे कोई बर्डन नहीं पड़ा, सरकार वापस दे देगी वो आपको। लेकिन अगर वो रिफंड नहीं होना तभी तो वो कॉस्ट बनी। इतनी चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कंटेनर्स की। मैं चीजें जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं तुम्हें, फिर लिखवाते रहेंगे। कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जो आपको वापस करने पड़ते हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ऐसी क्रेट्स वगैरह होती है, तो शॉपकीपर तक लेके जाएंगे, उसके बाद वापस हो जाएगा। कांच की बॉटल से जाएगी और वापस आ जाएंगी। ठीक है। अब कंटेनर का प्राइस था, हमने 100 रुपए लिया था, कंटेनर का प्राइस 20 रुपए है। अगर उसका फुल रिफंड आ रहा है, क्योंकि कंटेनर जब वो देगा उसको रिस्क है ना कंटेनर वापस आए ना आए, तो वो कंटेनर का प्राइस लगा के भेजता है। अगर वो वापस आ जाएगा एग्जैक्टली उतनी अमाउंट का, तो फिर तुम्हें लगता है वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? नहीं। लेकिन अगर कंटेनर रिफंड नहीं होगा तो वो कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। तुम ये प्रोसीजर याद रखा करो, लॉजिक समझ में आ जाएगा अपने आप। फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं किसको इंक्लूड करे। जैसे वो बोलेगा नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल जो आपका कंटेनर है उसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है, वो ऐसा बोलेगा। और जो रिटर्नेबल कंटेनर है उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। तो तुम रट्टा क्या क्यों मारो उसको, तुम समझ लो वापिस आएगा तो उतना ही लेस कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन वो ऐसा देगा, रिटर्नेबल एट ओनली 50%। जब रिटर्न करेंगे तो वो सिर्फ आधा पैसा ही रिटर्न करेगा, तो यानी 20 है तो वो सिर्फ 10 देगा। तो यानी इंक्लूड कितना करना है, यानी जो रिटर्न नहीं हुआ। समझ में आया? तो यहां पे जब कंटेनर की बात आएगी, नॉन रिटर्नेबल पोर्शन ऑफ कंटेनर कॉस्ट, ये भी इंक्लूड होता है। जितना रिटर्न नहीं होगा वही तो कॉस्ट बना है, वही तो बर्डन है जेब पे। जो रिटर्न हो गया वो बर्डन कैसा है? इतनी चीज समझ में आई? नीचे नोट में हम लिख लेंगे जो चीज आपकी बिल्कुल आपको इग्नोर करनी है। जैसे आपका पहला कैश डिस्काउंट डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बस इतना लिखे आओगे वो नंबर दे देगा, पर लिखना जरूर है, उसको बताना है। ही इज टू डम टू अज्यूम एनीथिंग, आपको बताना है सारी चीजें उसको। सेकंड क्या बताया मैंने, रिफंडेबल टैक्सेस, एंड कंटेनर कॉस्ट्स are not included in material cost। कोई क्वेश्चनिंग इस पे? दोनों एक पॉइंट में लिख दिए। अब तुम्हें जब पेपर में आएगा यू विल हैव 8 पॉइंट्स, आउट ऑफ 8 2 विल बी इग्नोर्ड, तो यू डोंट हैव टू इग्नोर इट, यू हैव टू गिव द नोट। 8 के 8 पे कमेंट्री करनी है, चाहे 6 आपको ऐड और लेस करके बताने और 2 नोट में बताने, बट 8 के 8 पे कमेंट्री करने, तब नंबर मिलेंगे। ये बहुत इजी है, इसलिए जहां पे गलती होने के चांसेस है मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इजी है एक्चुअली में ये करना। ठीक है। और आपने रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस सुना होगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड सुना होगा, ये सब तो सुने ही होंगे ना आपने। ये सब भी क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अगला पॉइंट है आपका सब्सिडी और गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या करती है, अभी कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। सरकार कहती है कि आप खादी बना रहे हो, ऐसी चीजों में प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो ये होता है ना बायोफ्यूल होता है, जैसे काउडंग वगैरह से मिलता है, सरकार वांट्स टू प्रमोट दिस। सोलर पैनल लगा रहे हो आप, हम आपको सब्सिडी देंगे, ये सरकार का फायदा कर रहा है, तो सरकार आपको इसमें सब्सिडी देती है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती है। सब्सिडी एंड ग्रांट, ठीक है। इसके बारे में अकाउंट्स में AS 12 के अंदर पढ़ते हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए, डिटेल में है। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है वो। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपकी एक तरह से आपका जैसे टैक्स हो गया ना, उसका उल्टा है ये।
नेगेटिव टैक्स हो गया ना, सरकार पैसा दे रही है आपको इनफैक्ट, ठीक है। यूजुअली दिया जाता है किसको, सप्लायर्स को, क्योंकि कस्टमर को देंगे। आज के सोलर पैनल वगैरह कस्टमर को मिल रहा है सब्सिडी, उनके अकाउंट में आ रहा है। एलपीजी में कस्टमर के अकाउंट में आ रहा है, जब आप एलपीजी लेते हो उसकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। अब आ रही है नहीं आ रही, आई डोंट नो, इट यूज टू कम, ठीक है। तो ये आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कुछ पॉइंट्स हैं, पेनल्टी, डेमराज चार्जेस, ठीक है। डेमराज चार्जेस क्या होता है, जैसे आपने ट्रक जल्दी खाली नहीं करा, क्योंकि ट्रक रेंटेड होते हैं, कुछ होता है, अगर आपने टाइम से खाली नहीं करा तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, आपसे चार्ज करता है एक्स्ट्रा। उसका ट्रक तो खड़ा है ना, उसको तो दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर करना है। अब पतंजलि उतार ही नहीं रहा है सामान कस्टमर के पास जाके अपने, और ये ट्रक किसका है, किसी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। जीएसटी वगैरह में जीटीए वगैरह के बारे में पढ़ोगे, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये इनके ट्रक होते हैं। तो ये फिर आपसे पेनल्टी चार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे आप किसी रिक्शा वगैरह से जा रहे हो, ऑटो वगैरह से जा रहे हो, और आप एक्स्ट्रा रूट ले लेते हो तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो अगर इनको भी डिले होता है तो ये भी क्या करते हैं, आपका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है डिटेंशन चार्जेस। अगर आपका डिटेंशन हो गया है ट्रक का, जिसके से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो कस्टमर से लोगे क्या उसका पैसा, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट में आया तो फिर कस्टमर से भी आएगा, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल है ये तो, ठीक है। आर नॉट इंक्लूडेड, ये आपकी गलती है ना, पेनल्टी क्यों देनी पड़ी है आपको, कस्टमर की गलती है ये। और मैंने बताया था जो भी आपकी गलती की वजह से होता है, अब नॉर्मल आइटम्स बताए थे ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, आर नॉट इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट। कितनी चीज समझ में आई, दे आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉसेस आर एक्सक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। बट अबाउट नॉर्मल लॉस, वो तो ऑटोमेटिकली मैं बताता ना, रेट बढ़ जाता है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा, जब स्क्रैप्स वगैरह आएंगे ना तब बात कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास जितना भी अमाउंट आई है, इसमें एक दो पॉइंट अगर एक्स्ट्रा आते भी तो कोई बड़ी डील नहीं है, यू नो द आइडिया कि कैसे वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड आपके पास आता है। सिर्फ जो आप खरीद के लाए सिर्फ उतने का नहीं है, आप एसी खरीद के लाए लेकिन रास्ते में रेडियो का खर्चा भी तो दिया आपने, वो भी तो इंक्लूड होगा। आपका एसी आया 35,000 रुपए का, 1,000 रुपए उसने ले लिए इंस्टॉलेशन वाले ने, ये सब इसमें आता है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन हम इसमें क्यों नहीं पढ़ रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री। आपने जब वो पढ़ा होगा ना एसेट्स वगैरह, तो उसमें इंस्टॉलेशन भी होती हैं, ठीक है। मटीरियल रिसीव्ड, डन। अब देखो एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी। दो केमिकल है, यानी आपके दो इनपुट्स है, आपको दोनों के लिए कॉस्टिंग यहाँ पे करनी है। कहता है केमिकल ए 10,000 किलो एट 10 पर केजी, कितना पड़ा आपको, 1 लाख, 10,000 इंटू 10। ऐसी केमिकल बी है 8,000 इंटू 13। बट क्योंकि ये मटेरियल हमें रिसीव होगा, तो सिर्फ ये जो परचेजिंग कॉस्ट है ये अकेली कॉस्ट नहीं है, और भी चीजें इसमें जुड़ेंगी। जैसे आपको बोलता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है और ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। ये कितना है आपका 20,400, लेकिन क्योंकि 10% दिया है तो आई विल बी एबल टू अप्लाई कि ए पे कितना लग रहा है और बी पे। ध्यान रखो यहां पे ए और बी दो अलग अलग है, तो दोनों पे 10-10 लगा सकते हैं, दोनों का जोड़ के 20,400 आ रहा है, नहीं आई कैन स्प्लिट बिटवीन ए एंड बी। लेकिन रेलवे फ्रेट ये दे रखा है 3840, अब कैसे कितना रेलवे फ्रेट ए का और कितना बी का ये तो नहीं पता मुझे, तो वो कुछ बताएगा इसके बारे में। कहता है टोटल कॉस्ट हमें इतनी पड़ी, टोटल का क्या, हमें तो अलग अलग मटेरियल का, मटेरियल जितना रिसीव है अलग अलग कॉस्ट निकालनी है। देखते हैं आगे। फिर कहता है शॉर्टेज, इसके थ्रू मैं आपको बता पाऊंगा कि एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कहता है अ शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन केमिकल ए एंड 320 kg इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकरेजेस। ये नॉर्मल लॉस है, ये होगा ही। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट में इंक्लूड होगा, कैसे होगा। एक चीज याद है मैंने ऊपर बताई थी कि आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि यूनिट में से लेस करना है, लेकिन कॉस्ट में से लेस नहीं करना है, कॉस्ट नहीं घटानी उसकी। अगर कॉस्ट से घटा दोगे फिर तो वो फायदा हो गया,
बर्डन पास ऑन करना है, तो नॉर्मल लॉस में बर्डन पास ऑन करना है तो होके रहेगा, तो पास ऑन करने के लिए आपको कॉस्ट डिडक्ट नहीं करनी, सिर्फ क्वांटिटी। अच्छा, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी। ये जो भी आपकी कॉस्ट है ना, हमने तो क्वेश्चन में पढ़ा है कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वैल्यू रिसीव्ड, उसके साथ साथ अगर आप उसे यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक रेट पर केजी बन जाएगा। यूनिट मतलब यहां पे केजीज हैं, उसके हिसाब से निकल जाएगा। और जो एक केजीज हैं ये आपकी टेक्निकली यूनिट्स ही तो हैं, कितने किलो सामान आया, तो यहां पर हम ये 500 और ये 320 जो किलो हैं ये रिड्यूस करेंगे। क्या बताया था मैंने, क्वांटिटी से रिड्यूस करना बट कॉस्ट से रिड्यूस मत करना, अगर नॉर्मल है तो। एबनॉर्मल है तो दोनों जगह से होगा, ठीक है। कहता है अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटीरिएशन इज प्रोवाइडेड। ये प्रोविजन क्या है, ये यूनिट्स वगैरह में देखेंगे हम। अभी फिलहाल के लिए आई हैव टू प्रिपेयर 2 नोट्स। पहला, मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी और मेरी यूनिट्स कितनी है। जब मैं न्यूमरेटर में कॉस्ट रखूंगा और डिनोमिनेटर में यूनिट्स रखूंगा तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, रेट पर केजी आ जाएगा। बट देखो इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ाया क्या है यहाँ पे, रेट, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, लेकिन उन्होंने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्या डाल दिया यहाँ पे, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। तो आपको यूनिट्स भी यहाँ पे एडजस्ट करनी है और फिर फाइनली एक रेट बना के देना है। तो ये याद रखना, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हर जगह काम आता है। चलो इसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, या सिंपल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी लिख सकते हो। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छा आप मार्क्स वो करना एक्सपेक्ट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट की करेंसी क्या है, रुपीस, ठीक है। सबसे पहले कितने हैं हमारे पास, 2 मटेरियल है ना, तो दोनों का अलग अलग बनाएंगे। ये बी है और ये ए है, इसकी भी अमाउंट किस में है, रुपीज में। नहीं लिखना चाहते, कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं होता इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले परचेज प्राइस 10,000 किलो के हिसाब से कितना था, 1 लाख, ठीक है। ये दिख रहा है 1 लाख और ये 1,04,000, ये तो इजिली अवेलेबल है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1,04,000। इसमें बताओ कोई दिक्कत। फिर मेरी कस्टम ड्यूटी, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड करूंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 10% है। वैसे तो क्वेश्चन में क्या दिया है 20,400, बट क्योंकि रेट बता रखा है तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई 10%। इससे कितना आ जाएगा 10,000 और इसका कितना आ जाएगा 10,400। टोटल में कितना आ रहा है 20,400, वो ऐसे स्प्लिट हो गया। बट जो रेलवे है, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना, कैरेज इनवर्ड, रेलवे कैरेज, इसको कैसे बांटोगे, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन ने। कितना है पहली बात तो ये देख लो, 3840। कैसे वो करोगे, आधा आधा क्यों बांटोगे। बात चला केमिकल ए जरा सा मंगवा रहे हो तुम बहुत कम और बी बहुत ज्यादा मंगवा रहे हो, रेलवे कैसे चार्ज करता है आपको, आप अपने आप सोचो ना। वैसे तो जब तुम एंड तक इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लोगे तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बट तुम्हें नहीं लगता जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है सामान का तो वहां पे वेट, क्वांटिटी, ये सब मैटर करता है। तो इसको बांटो क्वांटिटी के रेशो में। नाउ इसका वर्किंग नोट नंबर नीचे बना दो और यहां पे आप बता देना, वैसे तो बिल्कुल एंड में बनना चाहिए वर्किंग नोट, मेरे और स्टेटमेंट्स भी आएंगे बीच में, मैं यहां पे बना रहा हूं। टोटल फ्रेट कितना है 3840, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, दैट इज, क्या क्वांटिटी है इसकी, इसकी है 10,000 और इसकी है 8,000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5:4। डिस्ट्रीब्यूट करना जरा, थ्री 3840 2133, और ये कितना आ गया
कितना? 1707। इतनी चीज समझ में आई? इससे मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसका टोटल करो फटाफट से। क्वांटिटी के बेस पे ही है। नहीं नहीं, हाँ क्वांटिटी के बेसिस पे किया। एक लाख 133। अगला बताओ। यस, 1,16,107। तुम्हें मेरी तरह मत लिखना, मुझे आदत है ये तीन, मुझे सिंपल लगता है ऐसा करना, बट वहाँ पे अपना इंडियन सिस्टम ही फॉलो करना डेसिमल्स का, ठीक है, और ये नंबर स्प्लिट करने का। वर्किंग नोट यूजुअली एंड में जाता है, तो इट विल नॉट बी फेयर फॉर अस कि उसको बीच में हम प्रेजेंट कर दें। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी। सीधा स्टेटमेंट बना देते हैं ये वाली। अब इसमें क्या करोगे तुम? यूनिट्स निकालोगे और फिर ऊपर जो कॉस्ट निकाली है उसको यूनिट से डिवाइड कर दोगे, या फिर आप सीधा क्वांटिटी पहले निकाल लो। क्वांटिटी कितना है ए और बी, पर्टिकुलर्स वगैरह सजा लेना सब जैसे सजाना चाहो, ठीक है। ए की क्वांटिटी कितनी थी? 10,000 किलो, और बी की कितनी थी? 8,000 ना, 8,000। क्योंकि यहां पे हमारे पास नॉर्मल लॉस है, क्वांटिटी परचेज लिखी क्योंकि नॉर्मल लॉस है, तो वो क्वांटिटी से तो लेस होगा। ऊपर कॉस्ट से माइनस किया क्या हमने? नहीं, लेकिन क्वांटिटी से वो लेस होगा। नॉर्मल लॉस कितना है? तो यहां पे उसने बोला था आई थिंक 500, और यहां बोला था 320, ठीक है। ये टोटल करना मुझे कितना बचा ये मैं बताता हूँ, तुम भी याद रखो। 9,000। वाओ। अगला बताओ। अगला बताओ प्लीज। 7,680। 7,680। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला फर्दर 2% घट सकता है, ठीक है, डिटीरिएट हो सकता है। तो 2% डिटीरिएशन आपको प्रोविजन, ये प्रोविजन लिख दो यहाँ पे सिंपल। ये क्वेश्चन की स्पेशल डिमांड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कितना 2% बनना है? तो 9,500 का 2% 190, और इसका 6। कितनी आ गई टोटल क्वांटिटी बता? 93, और इसकी 7680 माइनस 153.6। देखो तुम इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते थे क्योंकि क्वांटिटी होल नंबर में होती है, ठीक है। 7326.4, ठीक है। अब रेट निकालना तो बहुत इजी है, ऊपर की कॉस्ट लो और ये लो, देयरफॉर कॉस्ट पर केजी विल बी, यहाँ आ जाएगा 112,133 डिवाइड बाय 9310। समझ में आया ना? और ऊपर वाले का कितना आ जाएगा? 116,107 डिवाइड बाय 7526.4। रेट बता दो इसका कितना? 12.04 पर केजी, और इसका कितना आएगा? 116,107 7526। ये आ गया 15.426। तो 43 कर लो। यूजुअली आप अपने इंटर लेवल पर 2 डिजिट तक आंसर करो, ठीक है। फाइनल पे जाके 3 या 4 यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू सॉल्व योर मटेरियल रिसीव्ड का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सामान दिया है कितने का? 1,000 रुपए का। डिस्काउंट दिया है 20%, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये भी लेस होना है। सामान कितने का पड़ गया? 800 का। बट इसने क्या किया है, जीएसटी यहाँ लिया है, बट बाद में बताया जीएसटी जो है वो इनपुट रेट क्लेम करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं कि इनपुट रेट क्लेम हो सकता है, तो आपको ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। और फिर बोलता है आपके पास पैकिंग है जो आपके 5 नॉन रिफंडेबल बॉक्सेस हैं, तो ये तो इंक्लूड होगा। और फिर बोलता है कैश डिस्काउंट, तो इस पे क्या जाएगा? नोट कि कैश डिस्काउंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इस पे भी नोट डालोगे।
तो टेक्निकली आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसमें, फटाफट से बताओ। प्रेजेंटेशन इसकी कर लोगे 800 850, और इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है पर यूनिट प्राइस पूछा है, तो 850 और कितनी क्वांटिटी थी 200, 850 डिवाइड बाय 200 दैट विल बी 4.25। कर लोगे वाला, ठीक है। इसका आपको शीट में आंसर मिल जाएगा, बट बहुत इजी है। पर इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होनी थी, वो था जीएसटी, ठीक है, क्योंकि वो इनपुट क्रेडिट अवेलेबल था उसका, यानी वो रिफंडेबल था कैसे ना कैसे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखता है, कल फिर हम रिकॉर्ड्स वाले पोर्शन पे जाएंगे। चलो बाय बाय।